हमने पहले टॉर्क को कैसे डिफाइन किया था? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और द मोमेंट ऑफ फोर्स. एंगुलर मोमेंटम इज basically the movement of momentum of the body. Movement of momentum of the body means कि अगर कोई बॉडी है, कि अगर मैं एक नॉर्मल बॉडी लेता हूं which is having position vector r, और इसका मोमेंटम है p in any direction. तो टॉर्क को जैसे हमने लिखा था r क्रॉस f, एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p. मोमेंट ऑफ मोमेंटम मींस r क्रॉस p की r क्रॉस p की वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये r की डायरेक्शन में हाथ रख के p की तरफ टर्न, so it's perpendicular outwards and its term analogous to momentum in linear motion. So linear motion में momentum का जो रोल था, इसमें angular momentum का होगा. लॉज भी सिमिलर चलेंगे. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था? Momentum remains conserved until and unless an external force is applied. No external forces exerted, linear momentum remains conserved. तो इसमें अब अगर चेंज करना है तो हम क्या करें? If no external force की जगह Torque. no external torque acts, angular momentum of the system remains conserved. linear momentum का फॉर्मूला क्या था? mv. इसमें क्या लिखेंगे? मास की जगह Moment of inertia. I और v की जगह ओमेगा. So v L is equals to I omega. So that will be the angular momentum. So proof करेंगे पहले हम कि L is equal to I omega. So you can draw this diagram. पहले इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में और फिर इसको आगे लिखते हैं. एंगुलर मोमेंटम आपने ऑलरेडी वैसे पढ़ा भी हुआ है. कहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम आपने 2 बार ही पढ़ा है इनफैक्ट. कहाँ पे पढ़ा था? बोहर का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था? बोहर का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था मॉडल ऑफ एन एटम में? सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर. बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ लिया ना केमिस्ट्री में? Yes, sir. बताओ क्या था मॉडल? बोहर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे ना, तो सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था बोहर मॉडल का? So वो लाइन याद नहीं आ रही मेरे को. वैसे पता है एंगुलर मोमेंटम था, उसमें लाइन नहीं याद आ रही एग्जैक्ट. ये याद है एंगुलर मोमेंटम, तो लाइन नहीं याद आ रही. बोहर ने 3 पॉस्टुलेट दिए थे. पहला उसने कहा था इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास नॉन रेडिएटिंग स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. दूसरा उसने कहा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. तो आपने लिखा भी होगा ये mvr इज इक्वल टू h/2 पाई. तो अब mv क्या था? mv क्या था? मोमेंटम. तो मोमेंटम इनटू r, मैं उसी को ही वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p. सर्कुलर मोशन में r और p में एंगल कितना होता है? अगर मैं सर्कुलर मोशन लेता हूं, सर्कुलर मोशन में r और p में एंगल इज 90, तो r क्रॉस p क्या हो जाएगा? rp sin 90 एंड sin 90 इज 1, तो सिर्फ rp मतलब mvr. सो बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है. और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कौन सा पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या पढ़ी थी? clockwise या anti-clockwise. हाफ माइनस हाफ. Yes, sir. अब वो ऐसे ही वैल्यू तो नहीं होती. स्पिन मतलब
स्पिन का मतलब क्या था? जब आपने कहा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन थी। न्यूक्लियस के आसपास ऐसे घूमेगा, और जब वो घूम रहा है न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे स्पिन भी करेगा। तो दो एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन जो वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और ऑर्बिटल मतलब जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। तो आपने दो क्वांटम नंबर पढ़े थे, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल से आपने डिनोट किया होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस से डिनोट किया था। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होंगे? एमवीआर के। एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स क्या थे? यहाँ तो मैं लिख दूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज इसके यूनिट क्या होते हैं मोमेंटम के? मास इनटू वेलोसिटी। सो यू कैन राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बट इसको हम नॉर्मली जो फिजिक्स में लिखते हैं दैट इज जूल सेकेंड। डायरेक्शन आर क्रॉस पी की हमेशा कौन सी होगी? आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर। बिकॉज अगर एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूं मैं, कि अगर आर और पी को मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो angular momentum will always be along z axis, positive z axis or negative z axis that can be found, but it will always be perpendicular to both r as well as p. So you can draw this diagram. पहले इसको लिख लेते हैं इतने को, सिर्फ डायग्राम बनाना। angular momentum, it is defined as, diagram बना के you can write, it is defined as moment M-O-M-E-N-T, moment of momentum. It is defined as moment of momentum of the body mathematically if a point mass m, mathematically if a point mass m is having position vector r, if a point mass m is having position vector r, point mass m is having position vector r, then its angular momentum relative to region, is given by L is equal to R cross P. आपको वीडियो ठीक दिखता है? मिरर इमेज तो नहीं दिख रही? नो सर। ठीक दिख रहा है? यस सर। यस बिकॉज मेरे पास वो मिरर इमेज आ रही है। When angular momentum is given by L is equal to R cross P. Next paragraph में लिखो, it is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction can be found using right hand curl rule, and its direction can be found using right hand curl rule. That is, we place the fingers of right hand
in the direction of R. Place the fingers of right hand in the direction of R and curl it in the direction of P. Thumb gives us the direction of R cross P. Thumb gives us the direction of R cross P, and it is perpendicular to both R as well as P. And it is perpendicular to both R as well as P. It is perpendicular to both R as well as P. Units of angular momentum. In SI, the units are kg meter square per second. In SI, the units are kg meter square per second. And in CGS, the units are gram centimeter square per second. And in CGS, the units are gram centimeter square per second. If P. R क्रॉस P की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो. क्या आएगा सॉल्व करके इसको? I cap cross subtraction. ये आता है ना सबको कैसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड? Yes.
Next, right. Angular momentum of rigid body. Angular momentum of rigid body. सर एक मिनट रुक जाओ, वो लिखना है अभी, लिख रहा हूँ. लिखो लिखो. हो गया सर. So you can write angular momentum of rigid body. Consider an arbitrary shape, rigid body, rotating about fixed axis xx dash, rotating about a fixed axis xx dash. कि हमारे पास एक arbitrary shape body थी and it's rotating about a fixed axis, say xx dash. Rigid body rotation में angular velocity हर point की same होगी या linear velocity? एंगुलर वेलोसिटी. Omega is same. अगर मैंने बॉडी को डिवाइड किया नंबर ऑफ पार्ट्स में, m1 at a distance r1, m2 at a distance r2 and so on. जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो जो मासेस हैं दे विल मूव इन अ सर्कल. तो अगर मैं पूछूं इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा फर्स्ट बॉडी का, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी L1 is equals to एंगल 90 होगा तो R1 P1, मतलब P1 is and V1 is R1 omega. यही आया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. मैंने v1 को r1 ओमेगा पुट कर दिया. तो सिमिलरली सेकेंड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेकेंड मास का r2 क्रॉस p2 एंड दिस विल कम आउट टू बी m2 r2 स्क्वायर ओमेगा. सबका निकालेंगे तो L1 plus L2 plus ओमेगा इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. m1 r1 square plus m2 r2 square plus, and this term is मोमेंट ऑफ इनर्शिया. moment of I. inertia. We can say that L is equals to I omega. So diagram बना लो, फिर लिखते हैं इसको. ये दोनों आर्टिकल स्कूल के लिए किए हैं आज में. कल भी हमने पहले दो आर्टिकल स्कूल के लिए किए थे. दिस इज आल्सो फॉर स्कूल. एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले पढ़े हैं हमने. दोनों में फर्क याद रखना कौन सा कब लगाना है. आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, मतलब आर क्रॉस पी से इसको भी डिराइव किया है. आई ओमेगा लगाएंगे रोटेशन के लिए, आर क्रॉस पी लगाएंगे ट्रांसलेशन के लिए. रोलिंग होगी तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस पी प्लस आई ओमेगा, बिकॉज उसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है. So, अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब बॉडी एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी. अपने एक्सिस पे जो स्पिन कर रहा है उसके कारण आई ओमेगा. सो यू कैन राइट कंसिडर रिजिड बॉडी. ये लिखा है ऊपर कि नहीं लिखा? अगर नहीं लिखा तो लिख लो, अदरवाइज उसके आगे कंसिडर द रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्रेरी शेप रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. सर अभी लिखा नहीं सर. लिखा नहीं अभी? नहीं सर. So you can write, consider a rigid body. Consider a rigid body
of arbitrary shape rotating about a fixed axis xx dash. Rotating about fixed axis xx dash. In rigid body rotation, angular velocity of all points is same. Angular velocity of all points is same, whereas linear velocity is different. Total angular momentum is the sum of angular momentum of individual parts. Sum of angular momentum of individual parts. We divide the body into n parts having mass m1, m2 up to mn at a distance r1, r2 up to rn from the axis of rotation. साथ में डायग्राम बना लेना. At a distance r1, r2 up to rn from axis of rotation. All the particles move in circular path as they rotate about axis. All the particles move in circular path as they rotate about the fixed axis. Therefore, angle between R and P is 90. Mathematically, the angular momentum of first particle is
So you can write this. So in vector form, it's L is equal to I omega. कर लिया नोट ये? Yes. बुक का 66 या 67 क्वेश्चन होगा ये HC का. हमारे को ऐसे दिया है कि यू हैव अ पुली सिस्टम. बुक निकाल लो बिकॉज वैल्यूज भी चाहिए होंगी इसकी. के की, मास की सारी वैल्यूज चाहिए होंगी. सो बुक का 66 या 67 क्वेश्चन होगा. हमें ऐसे दिया है कि एक सिस्टम है, एक साइड स्प्रिंग है, पुली और एक मास अटैच्ड है. वैल्यूज हम बुक में से भी देख लेते हैं. हमें बताना है कि इस मास की वेलोसिटी कितनी होगी. इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है. अगर ये मास x डिस्टेंस नीचे आता है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मास. x डिस्टेंस नीचे आने के बाद हमने वेलोसिटी ऑफ मास बतानी है. बेसिकली जब मास नीचे आ रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है. कम हो मास रही है. कम हो रही है. तो जो टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहनी चाहिए. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई वो कहाँ चलेगी, मतलब किस फॉर्म में चेंज हुई. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. ब्लॉक. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली. अगर ये x डिस्टेंस नीचे आता है तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा. अगर ये मास x स्ट्रेच होगा. इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है तो इनिशियली उसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है. अगर वो x डिस्टेंस स्ट्रेच हो जाता है तो व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड. हाफ स्प्रिंग में kx स्क्वायर. हाफ kx स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या बनी. डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to increase in kinetic energy of mass and pulley plus increase in potential energy stored in spring. जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी मास की और पुली की, और जो बाकी है दैट विल बी यूज्ड फॉर
increasing potential energy stored in a spring. So equation क्या बनेगी? Decrease in potential energy mgx is equal to half mv square plus half I omega square plus half kx square. क्वेश्चन नंबर देख लो एक बार, 66 ही है ना ये? हाँ yes जी sir, सर। 66 here. कंसेप्ट लिखो इसका, पहले फिर सॉल्व करना। कंसेप्ट लिख लो। As initially spring is unstretched, as initially the spring is unstretched, no potential energy is stored in it. No potential energy is stored in it. If mass m falls down by distance x, if mass m falls down by distance x, if mass m falls down by distance x, the decrease in gravitational potential energy of mass, the decrease in gravitational potential energy of mass is equal to the increase in kinetic energy of mass and pulley plus increase in kinetic energy of mass and pulley plus potential energy stored in spring. Decrease in potential energy यही होगा mgx. This will be equals to मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बिकॉज हमें ओमेगा नहीं दिया. Omega square can be written as v square by r square. क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं वो पुट करके x v की वैल्यू निकालो, बाकी सब गिवन होगा क्वेश्चन में. x m I r सब गिवन होगा. k substitute the values and find the velocity with which it falls. और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो जो हमें डेटा दिया है वो सारा सब्स्टिट्यूट करके फाइंड द वैल्यू ऑफ v. सब्स्टिट्यूट द डेटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67. 67 में हमारे को गिवन है rod is standing vertically on a rough horizontal surface. It falls down. ऐसे एक रॉड थी तो ये ऐसे गिर गई. ये एंड हमें दिया फिक्स्ड है. तो हमने बताना एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड. ओमेगा कितना है विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड. इसमें एक और चीज आती है, कई बार ये आपको वेलोसिटी पूछ लेते हैं कि इस एंड पे किस वेलोसिटी से हिट किया. जब ये गिर रही है तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल है? Translational. अगर ये सारा दिन इसी जगह पे बार बार ऊपर आके गिरती रहे तो डिस्प्लेस होगी या इसी जगह पे रहेगी? इसी ये जगह गिर पे गई, रहेगी। मैंने इसको फिर खड़ा इसी किया, जगह पे रहेगी सर। तो मतलब ये ट्रांसलेट तो कर ही नहीं रही. कोई भी बॉडी जिसका एक एंड फिक्स हो जाता है वो ट्रांसलेटरी नहीं होती. इसमें लोअर एंड फिक्स्ड है, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं कर रही है. सारा दिन गिरती रहे तो भी यहीं रहना है इसने, बिकॉज एक एंड फिक्स्ड है. से नीचे से फिक्स किया हुआ है, कोई भी इसको उठाता है फिर गिर जाती है, फिर उठाता है फिर गिर जाती है. तो बेसिकली ये रोटेशनल है बिकॉज ये रोटेट कर रही है और ये जो पॉइंट O है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है.
ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। तो दो पोजीशन है, एक ये जो वर्टिकल पोजीशन है और थोड़ी देर के बाद दिस विल बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी ये बॉडी। अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं सेंटर की हाइट mgh/2 mgl/0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ गई? kinetic energy काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल? rotational रोटेशनल। दैट मींस mgl/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा ही निकालना है। आई की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इसका मास m है, लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रॉड का? मास m, लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर निकालना है, अबाउट वन एंड निकालना है? ये पॉइंट है ना, ये about पॉइंट। end सो अबाउट वन एंड, जिस एंड के अबाउट वो रोटेट कर रही है, तो अबाउट वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था रॉड का? ml²/3 ml²/3। वेरी गुड। सो mgl/2 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू ml²/3, so वहां से ओमेगा निकालेंगे। सो राइट कंसेप्ट फर्स्ट। as the rod falls down as the rod falls down, the gravitational potential energy of the rod gets converted into rotational kinetic energy, gets converted into rotational kinetic energy. That is mgl/2 is equal to half I omega square. There is mgl/2 is equals to half I omega square, where I is moment of inertia, about one end of the rod, and is given by I is equal to ml²/3, and is given by I is equal to ml²/3. कर दो सॉल्व। क्या है आंसर? √3g/L। √3g/L। तो अगर मैं वेलोसिटी पूछता तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास ने किस वेलोसिटी से हिट किया ग्राउंड को, सेंटर ऑफ मास ने किस वेलोसिटी से हिट किया ग्राउंड को? पहले तो आपका ये सॉल्व करके आ गया दैट अब अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में मूव कर रहा है? L/2। L/2 इसकी निकालनी होती तो L ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की निकालनी है तो VC इज इक्वल्स टू, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज L/2। सो जिस भी पॉइंट की निकालनी है उसका रेडियस पुट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, खुद ही कर रहे हैं हम।
बिकॉज जेई मीन्स में क्वेश्चन आया था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो. So root 3 GL by 4. Root 3 GL by 4. Next is you can see question number 49. Book ka question number 49. Two particles of mass m1 and m2 are joined by a light rigid rod of length r. The system rotates at an angular speed omega about an axis passing through center of mass and perpendicular to the rod. Show that angular momentum is mu r square omega. हमने अभी एक पार्टिकल का निकाला था एम आर स्क्वायर ओमेगा होता है. तो अगर दो पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास किससे अगर एक्सिस पास करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इज म्यू आर स्क्वायर ओमेगा. हमने प्रूव करना है वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास. सो ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49. हमारे को ऐसे दिया है ये सेंटर ऑफ मास है. एक्सिस यहां से पास कर रहा है. You have to find moment of inertia about an axis passing through center of mass. इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लेता हूँ 0 0 दिस विल बी r0. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? मतलब ये डिस्टेंस हमें पता है. इसको अगर मैं r1 लेता हूँ, this distance would be r minus r1. Angular velocity omega. Distance of m1 from axis. ये तो सेंटर ऑफ मास ही हो गया. डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम एक्सिस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस माइनस r1. This would be दोनों का डिस्टेंस पता चल गया. अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला r1 स्क्वायर r2 is
तो बेसिकली दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकाल लो और फिर फॉर्मूला लगा दो m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा। समझ में आया कैसे किया है? m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा। HC के खुद क्वेश्चन करने शुरू किए हैं या भी नहीं किए? फोर्टी 45 तक करो पहले, फिर एंगुलर मोमेंटम के बाद में दूंगा जो भी हमने बीच बीच में से छोड़े हैं। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 to 45। तो इसका एक दिन रख लेंगे डाउट्स का, बट अभी करो, काफी सारे तो कर लिए, कुछ और भी करेंगे अभी, बट 7 to 45 ट्राई कर लो। और आपके स्कूल में कौन सा सिलेबस आ रहा है? रोटेशन तो शायद किसी को नहीं आ रहा अभी। स्कूल में पेपर कब से है? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ के तो भी बहुत दूर है। सितंबर में भी है किसी के? सर अभी पता नहीं है। अगर स्कूल के डेट्स मिल जाए ना तो बेशक, अगर स्कूल वाला प्रिपेयर कर रहे हो आप चैप्टर, मान लो स्कूल के लिए आपने काइनेमैटिक्स प्रिपेयर किया है, तो आप उसका टेस्ट अलग से दे सकते हो। मेरे को सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मेरा काइनेमैटिक्स प्रिपेयर हो गया, इसका टेस्ट सेंड कर दो, मैं टेस्ट सेंड कर दूंगा। या अगर पूरा काइनेमैटिक्स नहीं भी कर रहे, पार्टली प्रिपेयर कर रहे हो कि प्रोजेक्टाइल प्रिपेयर हो गया या 1D प्रिपेयर हो गया या वेक्टर्स प्रिपेयर हो गया, सो जो जो पार्ट प्रिपेयर होता जाता है उसका इंडिविजुअली भी टेस्ट दे सकते हो। बिकॉज ऑफलाइन में ये चीजें हम बता देते हैं, बट अभी क्योंकि ऑनलाइन है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनको प्रिपेयर करोगे तो इसका टेस्ट भी दे देना ताकि पता चले कितना अच्छा प्रिपेयर हो गया। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे एंगुलर मोमेंटम की कोऑर्डिनेट फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म करके, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग करके वी विल डू मोर न्यूमेरिकल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टेस्ट में वो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन से सेंड कर देना। मैं कर दूंगा। मैंने एक शायद कल सुबह कराया था, तो सुबह वाले बैच वाला लेक्चर देखना, नहीं तो मैं आपको भी करा दूंगा। क्या आपने